हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 63rd बीपीएससी पीटी में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ या कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। आपके ऑप्शंस हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी या सरकारिया कमीशन। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये रेकमेंड किया था अशोक मेहता कमेटी ने। दिसंबर 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया था, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1978 को। और देश में जो पत्नोमुखी पंचायती राज पद्धति है उसको पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए उन्होंने अपनी सिफारिशें पेश की थी, जिसमें उन्होंने न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखने की सिफारिश की थी और एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इसका सभापतित्व किया जाने का भी निर्देश दिया था। इसके अलावा बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तथा सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। इसी तरह GVK राव समिति का जो संबंध है वो पंचायत संबंधी सांख्यिकी की तर्कसंगतता से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following function is not the concern of local self government? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आपके ऑप्शंस हैं पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी स्वशासन आते हैं और इसके लिए संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूचियों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें पंचायतों के कानून के साथ साथ 29 विषय वस्तु भी हैं और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्यक्षेत्र से संबंधित 18 क्रियाशील विषय वस्तु शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई का प्रबंधन, जन सुविधाएं जिनसे मार्गों मतलब वहाँ की जो विद्युत व्यवस्था है, मार्गों का उचित प्रबंध, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड और जन सुविधाएं इसमें शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन। आपसे पूछा गया है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। आपके ऑप्शंस हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज स्टेट सूची के अंतर्गत या स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आती है। भारत में पंचायती राज शब्द का जो अभिप्राय है वह है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। और स्थानीय स्वशासन के विषय में जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें राज्य सूची में इसको दर्शाया गया है। जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा इसे एक नया खंड जिसको कहते हैं भाग 9 उसमें इसे शामिल किया गया। और पंचायतों का उल्लेख आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। और इस अधिनियम में संविधान में एक नई सूची भी जुड़ी थी जो है 11वीं सूची। और इसके जो 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं उनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 243G में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज लीगलाइज्ड इन सर्टेन स्टेट्स सच एज। आपसे पूछा गया है कि किन राज्य या राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है। आपके ऑप्शन हैं बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल।
जब ये प्रश्न पूछा गया है तो उसके अनुसार इन चारों ही राज्यों में स्त्रियों को पंचायती राज जो व्यवस्था है या संस्था है उसमें 50% के आरक्षण की वैधता प्राप्त है। वर्तमान समय में बात करें तो 21 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 50% आरक्षण को वैधता दी गई है, जिनमें आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और त्रिपुरा शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको कमेंट करके बताना है कि पंचायती राज के किस आर्टिकल में आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाई, आपसे पूछा गया है कि धन विधेयक जो है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं या कहाँ पेश किया जाता है। ओनली इन लोकसभा, ओनली इन राज्यसभा, इन बोथ द हाउसेज, इन ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। संविधान का जो आर्टिकल 109(1) है उसके अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः स्पष्ट है कि ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये निश्चित कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, और उसका ये जो निर्णय होगा वो अंतिम होता है। धन विधेयक संबंधी प्रावधान जो है वो संविधान के आर्टिकल 110 में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में बात करें तो इसमें मत बहुत सारे हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान समयानुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है। उसी तरह अगर हम किसी वियर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है। तो इसलिए इसमें संघीय, संसदीय और एकात्मक ये समस्त शक्तियाँ भारतीय संविधान में विद्यमान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपसे पूछा गया है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शंस है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ओम्बुड्समैन, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान की बात करें तो संविधान का जो आर्टिकल 124 का सेकंड पार्ट है उसमें उच्चतम न्यायालय के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, और वो न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। आपके ऑप्शन हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी जिसको सभापति कहते हैं वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। और ये जो सभापति होता है ये सदन का सदस्य नहीं होता है, मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम, आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है। आपके ऑप्शन हैं द कैबिनेट, द प्रेसिडेंट, द लोकसभा, द राज्यसभा, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, द लोकसभा। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और संविधान के आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अतः जो प्रधानमंत्री होता है वो भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह
होता है। आर्टिकल 75 की बात करें तो उसके अनुसार जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? आपसे पूछा गया है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। आपके ऑप्शन है 18 ईयर, 21 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। आपसे पूछा गया है कि संसद सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। आपसे ये नहीं कहा गया है कि लोकसभा या राज्यसभा की सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र क्या है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र का क्या प्रावधान है, तो वो है 30 वर्ष, और लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु का जो प्रावधान है वो है 25 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? आपसे पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। आपके ऑप्शन है 60 ईयर, 62 ईयर, 65 ईयर, 70 ईयर, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 ईयर्स होती है न्यूनतम, 65 ईयर्स एज होती है उनकी रिटायरमेंट की। आर्टिकल 124(2) की बात करें तो उसके अनुसार न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो होती है वो 65 वर्ष निर्धारित की गई। संविधान का जो भाग 5 है उसमें आर्टिकल 124 से लेके 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, उसके न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ और प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। संसद इसके विनियमन के लिए अधिकृत है और आर्टिकल 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उनको नियुक्त कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। आपके ऑप्शन हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द कैबिनेट सेक्रेटरी। भारत सरकार में सबसे उच्च पद पर सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है और ये मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है। ये देश का वरिष्ठतम लोक सेवक भी होता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।